सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ टी आर कोटे साहब नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। अशोक कुमार साहब जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। अशोक कुमार जी, बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और सभी को हमारे सतनाम। साथ जी हमारे साथ आर आई सोनवानी साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। सोनवानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हमारे सतनाम। साथ हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आज का जो खास सब्जेक्ट है, उस विषय को लेकर हम चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये भारत देश के लिए अपितु पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत समस्या है कि भारत के अंदर में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की संख्या करोड़ों में है, और हर साल 1 करोड़ की जनसंख्या की फौज खड़ी हो जाती है बेरोजगारों की। और जिस ढंग से भारत देश के अंदर में प्राइवेट सेक्टर का दिनों दिन बढ़ता प्रचलन हो रहा है, सरकारी नौकरियां जारी है, रिजर्वेशन को भी लेकर लोगों में बड़ी आय तौबा मची हुई है। तो हम भारत के जो बहुसंख्यक जो युवा पीढ़ी है, जो देश का नौजवान है, उसको हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं और कैसे उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है, ये हमारा आज का मुद्दा है। तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। और जिस ढंग से आज हर घर में बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। डिप्रेशन की स्थिति हमारे जो नौजवान बेटे बेटियों के ऊपर में आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए। अगर हम सरकारों के भरोसे ही अगर इस मुद्दे को लेकर बैठे रहें, तो हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो दिशाहीन हो सकता है। इसलिए उनको नई दिशा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उन्हें ले जाने की जरूरत है, उन्हें डिप्रेशन से हटाने की जरूरत है। तो इस संबंध में आज का जो प्रमुख मुद्दा है कि हम उन्हें, नौजवानों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं और उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर हम आज के सभी मेहमानों से बारी बारी हम चर्चा करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले हरियाणा राज्य की ओर जाना चाहूँगा। हरियाणा से हमारे अशोक कुमार साहब जी जुड़े हुए हैं। जिस ढंग से आज किसान बॉर्डर पे खड़े हैं और ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी के युवा जो खेती किसानी करते हैं वो भी इस आंदोलन पे लगे हुए हैं। तो भारत में इस जो महत्वपूर्ण समस्या के संदर्भ में हम हरियाणा पंजाब की ओर से, जो एक जागरूक राज्य कहलाता है, उधर से ये प्रतिक्रिया हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद में हम और मेहमानों से चर्चा करेंगे। अशोक कुमार जी, आज के नौजवान पीढ़ी को जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, हर घर में बैठे हुए हैं, उन बेटे बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं? जी अशोक कुमार जी, प्रणाम। सर्वप्रथम तो जगदीश जी, मैं आपके बहुत अच्छे प्रयास को जितनी सराहना को करूं वो बहुत कम है। आप बहुत गंभीर और समसामयिक मुद्दे बार बार उठाते हैं। इस विषय में शायद 2-3 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी। और ये जो मुद्दा है जो बेरोजगारी का, ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है। हमारे यहाँ जैसे कृषि पर आधारित बहुत सारे, लगभग सभी काम आधारित थे, लेकिन कृषि की जौत बहुत कम रह गई है और युवा भी खेती की तरफ से विमुख हो चुका है, क्योंकि उसमें उतनी आमदनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। फलस्वरूप किसान आंदोलन, जो लोगों को एक मन में भय समाये हुए है कि हमारी जमीनें छिन जाएंगी, और लोग, नौजवान बच्चे गांव से शहर की तरफ उनका रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में, और उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी व्यावसायिक कोर्स चलाएं जिससे
हर युवा को माना कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे प्रयास तो किए ही जा सकते हैं कि वो अपने भरण पोषण के लिए छोटे छोटे कोई व्यावसायिक कोर्स करे ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके। अतः मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस कार्य को जितना ऊपर से हमारे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमें कहने को तो हम 130-35 करोड़ की जनसंख्या है, और लोग जो हैं इस रही सही कसर कोरोना इस बीमारी ने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी। जो लोग नौकरियों पर थे उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं, या उनकी तनख्वाहें, उनका वेतन बहुत घटा दिया गया है, और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में अगर जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया गया तो इससे समाज एक दिशाहीनता की तरफ, हिंसा की तरफ, लूट खसोट की तरफ युवा बढ़ेगा। तो मेरी यही प्रार्थना सरकार से है कि वो इसे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार साथ जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो यंग जनरेशन को, नई पीढ़ी को एक दिशा दी है। मुझे लगता है कि उनको जरूर आपके मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा। मैं हमारे साथ अन्य मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनकी ओर रुख करना चाहूँगा। हमारे साथ RI सोनवानी साहब जुड़े हुए हैं और TR खूंटे साहब जुड़े हुए हैं। खूंटे साहब के पास मैं पहला सवाल को लेकर जाना चाहूँगा। खूंटे साहब, आप एक गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं और काफ़ी समाज के स्थितियों को बहुत गंभीरता से आप समझते हैं, और आप एक चिंतक और लेखक भी है। तो मैं आपके पास दोबारा सवाल को लेकर जाना चाहूँगा कि जिस ढंग से अशोक कुमार साथ जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है नौजवान पीढ़ियों को, बेटे बेटियों को, तो इस संदर्भ में हम आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, युवा पीढ़ी है, जो करोड़ों की संख्या में नौजवान हैं, वो क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। खूंटे जी, अपने आप को इम्यूट करें, अपनी आवाज को इम्यूट करें, अपनी आवाज इम्यूट करें। ओके ओके ओके, अभी बोले ठीक है सर जी। सबको सतनाम जी, अ, सतनाम। मैं मानवता चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस विषय के ऊपर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी शुरुआत पे हम जाते हैं तो 2012-13 तक इस देश में एम्प्लॉयमेंट 4% से कम था। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 4%, उसको भी बहुत ज्यादा माना जाता है। 4% एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है। लेकिन 2016 के बाद जो नोटबंदी हुआ, खास करके डिमोनेटाइजेशन, तो डिमोनेटाइजेशन से जो खुदरा बाजार था वो पूरा चौपट हो गया। खुदरा बाजार क्या होता है? एक ग्रामीण स्तर पर होता है और ग्रामीण स्तर पर कैश फ्लो होता है, कैश क्राफ्ट चलता है, हर चीज कैश एंड कैरी सिस्टम चलता है। और छोटे छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग है, ये लगभग 3 से 3.5 लाख मध्यम उद्योग और छोटे उद्योग बंद हो गए। ये बेरोजगारी कैसे बढ़ा है, उसका इतना बुरा असर हुआ कि 1.5 से 2 करोड़ लोग उसी साल डिमोनेटाइजेशन के कारण बेरोजगार और बढ़ गए। उसके बाद चला गया जीएसटी आया, तो जीएसटी को लोग समझने में, जीएसटी का जो सिस्टम इतना हो गया तो उसका भी बहुत असर पड़ा। तो उससे बहुत सारे उद्योग है वो भी उससे गिर गए, उससे काफी लोगों को निकाल दिया गया। प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो नहीं कर पा रहे थे, उससे गया। अब इन दोनों चीजों के बाद में तीसरा चीज हुआ है, ये जो कोरोना काल आया। कोरोना से भी पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जो सबसे बड़ा खतरनाक कदम जो इस सरकार ने शुरू किया है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं।
दुनिया में विकासशील देश हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से रोजगार बढ़ता है और डिसइन्वेस्ट करने से क्या होगा कि आपकी जो स्रोत तो कम हो गया, आय का स्रोत कम हो गया, तो लोग हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो निजी कंपनियां जाएगी तो निजी कंपनियां को वो एम्प्लॉयमेंट वो अपने मर्जी से करेगा। ये जो सोशल सेक्टर था तो सारे सोशल सेक्टर को बंद करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया। ये बहुत बड़ी दुर्दशा के कारण इससे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है जिसका कि लगा सकते हो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो डिफेंस सेक्टर है उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, अभी वेगन है जो है फायर वाला उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ। इनके बारे में स्पेशल वीडियो जारी हो रहा है, लोगों ने कर रहे हैं। इससे जो आर्थिक व्यवस्था को इतना चौपट हो गया कि आज 9% के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट चला गया। 4% को वर्स्ट कहा जाता था, दुनिया में 4% को वर्स्ट माना जाता है, आज 9% चला गया है। मतलब बेरोजगारी नामक चीज ही की बातें करना ऐसा हो गया कि एक टॉपिक ही खत्म हो गया। कोरोना के काल में जो 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 जो, जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, मजदूरी करते थे, वो मजदूरों की भी सब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया, प्रोडक्शन का काम बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जो डेली वेजेस की जो लेबर थे वो भी बड़े पैमाने में शहर छोड़ करके गाँव के चले गए। इससे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ा है कि अभी इसको कैसे संभाल पाएगा सरकार। अभी सब सरकार को उनकी कोई क्लियर नीति नहीं है, बिल्कुल क्लियर नीति नहीं है। जब क्लियर नीति होता तो अभी तक स्पष्ट में 7-8 साल का सरकार हो गया, 7-8 साल में सरकार की नीति समझ में आ जाती। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए वो पकौड़ा बेचने की बात बोलते हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, वैकेंसी बढ़ा भर्ती नहीं हुआ। पिछले 6-7 साल से देखिएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है, जो सब नौकरी जहां पर जनरेट होता है, तो वो सारे सेक्टर तो बंद पड़े हैं। रेलवे बंद हो, रेलवे बहुत बड़ा मेजर सेक्टर है, उसने बल्कि एम्प्लॉयमेंट के बजाय डिप्लॉयमेंट का उल्टा चालू कर दिया। जो एम्प्लॉयमेंट करते थे वो एम्प्लॉयमेंट के बजाय उनमें से लोगों को निकालना शुरू हो गया। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या विकराल होती जा रही है। आज बच्चे पढ़ लिख करके बाहर निकल रहे हैं, उनका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उनको जगह कहीं नहीं मिल रहा, स्पेस तो मिलना चाहिए ना कहीं तो स्पेस मिलनी चाहिए, और स्पेस तो नहीं मिल रहा है। तो आज स्थितियां इतनी विकराल हो गई है कि अभी इनको कैसे जनरेट किया जाए। अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के दोनों चीजों का इम्प्लान, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हालत है कि 180 कंट्रियों में 170 नंबर पे चला गया है। केवल नीचे से 10वें स्थान है, नीचे से 10वें स्थान, 180 में से 170 के लेवल में चला गया। जो इंडिया में 50 से पहले तो ए रहा करता था, वो 170 तक चला गया। इतनी बुरी हाल है। ये पैसा तो आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से यहाँ वहां से पैसा ले रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा अमीरों के खातों में चला जा रहा है। उनको आरबीआई से पैसा लिया, उससे पैसा लिया, ये सारा पैसा पब्लिक में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, वो सारे सेक्टर बंद हो गए। तो इस कारण से जो स्थितियां हैं बहुत विकराल हो गई, और इसको कैसे ये सरकार का कोई नियत नजर नहीं आता। किसानों की समस्या अलग है और विकराल पड़ी हुई, किसानों की समस्या भी विकराल पड़ी हुई। इनको अगर हम स्टडी करें तो इनके ऊपर लंबा डिबेट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है इस समस्या के ऊपर में सरकार की नीति और नियत दोनों को देखना है। अभी भी उनकी नीति और नियत स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। वो एम्प्लॉयमेंट को जो सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दूर भाग रहे।
और पब्लिक सेक्टरों को सारे को वो लास्ट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। जो पब्लिक सेक्टर था वो लास्ट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। सरकार चलाना इनको आता नहीं, इनके पास कोई आदमी ऐसे नहीं है। ऐसे पहले कहा जाता था कि भाजपा है बहुत अच्छी, मैंने जो पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिजीवी का पार्टी ऐसा बोला करते थे, लेकिन आज सबसे गंवार लोगों की पार्टी। मैं इस शब्द को बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं। सबसे जी खुटे साहब जी, मैं ये शब्द बोलना मुझे जो ऐसा लग रहा है क्योंकि चला नहीं पा रहा है। तो लास्ट सेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो गया? इंडियन ऑयल लास्ट में चला गया, एनटीपीसी लास्ट में चला जाने के कगार में है। ऐसे सारे सेक्टरों के लास्ट में, अभी वेगन सेक्टर लास्ट में चला गया, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है लास्ट में, और यहाँ से लोग पैसा लेकर के विदेश भाग रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो समस्या है जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बिगड़ाल हुई है। और जब तक हमें इसको कैसे हम अपने सक्षम कर पाए, इसके लिए हमें लघु अपने ग्रामीण स्तर की जो उद्योग है इसको हमें करना, कुटीर उद्योग से हमको आना पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, वही हमें बचा सकता है। कुटीर उद्योग के सहारे ही हम हो सकता है चल जाए, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर बर्बाद हो गया, पूरा करप्शन का सेक्टर हो गया, भ्रष्टाचार का सीमा से पार कर गया। इसलिए हम हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हेलो खुटे साहब, हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान अभी आ गए हैं स्टूडियो में, तो मैं उनका स्वागत कर दूं। मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है इन सारे विषयों के ऊपर में हमें गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी। हमको इनके बारीकियों को ध्यान देना पड़ेगा। ये सोर्स मैंने ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक कदम है। बहुत शुक्रिया खुटे साहब। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ में खुटे जी जुड़ी हुई से, उनका स्वागत है। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब भी आ चुके हैं अमेरिका से, और सुखदेव सिंह लांज भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में, महत्वपूर्ण चर्चा पे। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी भी आ गए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। मैं एक और प्रतिक्रिया ले लेना चाहता हूं, क्योंकि वो यंग एक जनरेशन से हैं, जयंती खुटे जी रायपुर में, और उनका एक अपना डिजाइनिंग का, डेकोरेशन का अपना एक वर्कशॉप है, और उसको ये उसकी खुद संचालिका हैं ये। तो बहुत स्वागत है खुटे जी। और आज के इस प्रमुख डिबेट पर जो हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को फेस कर रहे हैं, और आज के इस मुद्दे पर जो हमारा जो चर्चा है कि भारत के जो नौजवान जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और किस दिशा में, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया पहले ले लेता हूं, उसके बाद हमारे बुद्धिजीवियों का हम प्रतिक्रिया लेंगे। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, जयंती खुटे जी रायपुर से? थैंक यू जगदीश सर। सभी को सतनाम। सर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन तो अभी कोरोना की वजह से है। कोरोना की वजह से बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर के जितने भी छोटे उद्योग थे उसमें से 70% ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तो उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। और भी बहुत सारी स्कीम है जो गवर्नमेंट की, उसको फॉलो करना चाहिए। एंड सभी जो अभी अभी यूथ हैं उनको खुद से ही मतलब प्रेरित करना चाहिए कि वो खुद भी मतलब इस फील्ड में आगे आए और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। क्योंकि जॉब के पीछे जाने से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें मतलब करियर बनाया जा सकता है। आप जॉब करके सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही भला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस या किसी बड़े मतलब मैन्युफैक्चर सेक्टर से अगर आप जाते हैं तो अपने साथ साथ आप और भी लोगों का भला कर सकते हैं। तो हमें उस दिशा में काम करने की जरूरत है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने जी जी खुटे जयंती जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे।
जैसा कि आज का ये जो मुद्दा है और एम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है, हम अगर आप भारत की आंकड़ा देखें तो हर साल 1 करोड़ नौजवान लोगों की फौज खड़ी हो जाती है। ये एक बहुत विकराल स्थिति आ चुकी है और जिस ढंग से जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी बहुत खतरनाक स्टेटस में पहुंच गए हैं। हमारे साथ वैश्विक देश से जुड़े 2 मेहमान खास हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह जी और जसबीर भाटिया जी। मैं उनके पास बारी-बारी से आज की इस डिबेट पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जसबीर भाटिया साहब को इनवाइट करता हूँ। भाटिया साहब, जिस ढंग से जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, करोड़ों के नौजवान जो समाज को दिशा दे सकते हैं, वो आज दिशाहीन हो चुके हैं, डिप्रेशन पे चले गए हैं। ऐसे जो नौजवान बेटे-बेटियों को मतलब किस रास्ते में जाएँ, क्या करें? आप मार्गदर्शन दें। आज के इस डिबेट के माध्यम से। भाटिया साहब। भाई खालसा भाई फतेह, सतनाम, नमस्कार जी। किस बारे में पहले भी कुछ बातें हो चुकी हैं। शिक्षा और व्यवसाय दोनों साथ साथ चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि शिक्षा के बिना एम्प्लॉयमेंट भी मुश्किल हो जाती है। जो आप अभी मैं सुन रहा था, अभी मैं ज्वाइन किया हूं, तो कुंटे साहब कुछ विचार दे रहे थे। कुछ आवाज में गड़बड़ थी, मैं पूरा समझ नहीं पाया उनको, लेकिन शायद वो कुछ सरकार की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, किसी भी बड़े देश में जहां जनता हमारे देश में बहुत है, तो लघु उद्योग जो है ना, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। अब ये सरकार इसमें क्या करेगी कि नहीं करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके देश की ये पॉलिसी है, नीतियां हैं, लेकिन लघु उद्योग जो है, छोटे छोटे काम रोजगार, वो बहुत जरूरी हैं। और नौजवानों को अब ये सोचना होगा कि मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। कोई भी जो जॉब है, नौकरी है, कुछ भी है, वो अल्टीमेटली एक समाज की सेवा है किसी न किसी फॉर्म में। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है तो आप समाज के लिए कुछ पैदा करते हैं, अगर कृषि है तो समाज के लिए अन्न पैदा करते हैं। तो कृषि भी एक बहुत जरूरी, एक बड़ा बड़ा सेक्टर है हिंदुस्तान के अंदर, कृषि, हमारी एग्रीकल्चर, फार्मिंग। और उस फार्मिंग को जो है, जिस तरह से अभी ये कानून बने हैं 3, हमारे विचार में ये बहुत सारी और बेरोजगारी पैदा हो जाएगी इसके साथ से। तो ये मेरे ख्याल में जो है, ये इसको नहीं करना है, इसको बढ़ावा देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कृषि में जाएं, छोटे छोटे उद्योग करें। अपने ही समाज में जहां जहां रहते हैं वहां कोई ना कोई ऐसा उद्योग सोच के बनाए जो वो कर सकते हैं अपनी शिक्षा के आधार पे। दूसरा है, शिक्षा भी एक उस व्यवसाय है। तो स्कूलों में, कॉलेजों में कितनी जगह मिलती है आपको, वो भी आप ज्यादा जानते हैं, मैं आंकड़ों के पास नहीं जानता उनके बारे में। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिस लेवल पे हैं अपने समाज के अंदर, जिनको वंचित रखा गया शिक्षा से, उनको शिक्षित करने की कोशिश करें। छोटी छोटी क्लासेस लगा दें, हर आदमी 5, 10, 15 बच्चों को जिस हद तक वो पढ़ा सकते हैं पढ़ा दें। अगर वो स्कूल में जाते भी हैं तो उनको ट्यूशन करें ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो ये आत्मनिर्भरता की जरूरत है भारत में। जब किसी भी देश में जब आबादी बहुत ज्यादा होती है, इसके द्वारा और कोई इलाज नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी इंडस्ट्री पैदा हो, इतनी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट पैदा करे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है। मैं अब बात कर रहा हूँ अमेरिका में जितना बिजनेस है, जितनी ये एम्प्लॉयमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये छोटे बिजनेस है। हम उसे माँ बाप स्टोर कहते हैं, छोटे छोटे काम है। कोई ना कोई चीज समाज सेवा की लेके, चाहे खाने का है, चाहे छोटा सा रेस्टोरेंट है, या कोई चाय की दुकान है, जैसे यहाँ पर बहुत है ऐसे छोटे छोटे काम। तो मेरा ख्याल में इस तरफ लोगों को अपना ध्यान करना चाहिए कि वो खुद क्या कर सकते हैं, खुद किस तरह से एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी चीजें बनाएं जिसमें समाज की जरूरत है। तो इन शॉर्ट, मैं ज्यादा टाइम ना लूंगा आपका, कि लघु उद्योग, स्मॉल बिजनेस जो है वो ही हमें हिंदुस्तान में काम दे सकता है। ये मेरा विचार।
जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से। हमारे साथ सीनियर सिटीजन हमारे अंकल जी जुड़े हुए हैं, सुखदेव सिंह लांजी, जो एक बहुत ही अनुभव रखते हैं, एक लेखक हैं, राइटर हैं। सुखदेव सिंह साहब बहुत स्वागत है। अपनी अपनी आवाज को इम्यूट करें पहले तो आप। सुखदेव सिंह जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, अपनी आवाज को इम्यूट करें। हेलो, कैमरे की आवाज को ठीक करें, अपनी आवाज को म्यूट करें अंकल जी। हेलो, वो शायद सुन भी नहीं रहे। हाँ तो बहरहाल हम उनके पास अभी आ रही है, लौटेंगे। अभी आवाज आ रही है, आवाज आ जी रही है? हाँ जी, जी आ रही है अंकल जी, आपको। अभी आवाज आ रही आपकी आवाज आ रही है अंकल जी। आप बोलें अपनी प्रतिक्रिया नौजवान पीढ़ी को, हमारे भारत देश के नौजवान। लेकिन वो जगदीश जी वो फिर म्यूट हो गए। अच्छा, भाई फतेह जी भाटिया इससे पता, जो छोटे समाज स्केल के बिजनेस होंगे ना, जो समाज से काम होगा ना, उसे हमारे जो अपनी उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन डिपेंड हमारी गवर्नमेंट के ऊपर वो क्या करना चाहती है। हेलो अंकल जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह जी, जैसा कि अभी की जो चर्चाएं हमारे सामने आई है, हरियाणा से प्रतिक्रिया आई है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहि फतेह, सतनाम, जी नमस्ते। मैं पहले तो मैं ये हमारे जो है जयंती, इसकी शलाघा करनी चाहता हूँ कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसके अपने परिवार को भी और दूसरों को भी कैसे साथ लेकर चल रही है। बहुत मुबारक हो जयंती आपको। जो भाटिया साहब ने ख्याल दिया उनके मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और जो खुंटे साहब ने भी विचार दिए हैं। देखो मेरी जिंदगी दे विच आपने I have benefited from my mother's advice, as well as my dad and other grandparents. My mother used to say, मेरे माँ जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। And with the way that she used to do was कि भाई we started from a very poor family. She used to my father used to bring की कहते गेहूं ना कणक लेकर आते, उसको साफ करके उसको फिर हमारे हैंडमेल थी वो, आई रिमेम्बर कहाँ से, ये नहीं मेरे को याद कहाँ से आई, उससे पीस करके उसको उसकी बना के आटा, फिर उसकी बनाते थे वो रोटी I remember as a child. So holly, my father succeeded in business, and then we became better off. तो फिर हमने की टेक्सटाइल की दुकान पाली, कपड़े की दुकान, और कपड़े की दुकान में फिर my father needed help. I didn't want to do because of my color blindness. I had problems figuring out different colors. मैंने कहा मैं तो कॉलेज नहीं जाना है। कॉलेज के जाने के लिए मेरे को, हमारे पास बस के टिकट नहीं थे, 6 मील का रास्ता था, तो मैं बाइसिकल ही बॉट मी। आई यूज्ड टू गो रेन और सनशाइन, बाइसिकल दे उत्ते जाके उत्ते आई कंप्लीटेड माय प्री मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद फिर मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में चल गया। वहाँ अगेन जो मेरे बड़े स्टूडेंट सी में तो उन्होंने तो मैं लर्न किया, ते जेडे मेरे छोटे स्टूडेंट सी उन्होंने मैं टीच किया, एंड दिस इज हाउ आई बिकेम ग्रेजुअली नॉलेजेबल एंड डॉक्टर। जब मैं इंग्लैंड में आया, ऐसे ही ये बात हुई कि मेरे पास वहाँ तनख्वाह बहुत कम थी, तो गुजारा करने के लिए आई वेंट इनटू, माय फ्रेंड्स सजेस्टेड बार्टरिंग सिस्टम। वो ये था कि मैं किसी को लोड है अपने दवाई की, तो मैं उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया करता था। वो इन टर्न उनको डॉक्टर के ऑफिस में जाकर बहुत वेट नहीं करना पड़ता था, तो वो टाइम बच जाता था। वो मेरे को कहते हैं मैं क्या आपकी सेवा करूं।
and he taught me driving in free. Driving lessons you have to pay and learn and all, and he helped me to choose a car, etc. So this is how bartering system helps. Sometimes people will bring eggs, or bring a bunch of vegetables. I will do that, accept that, and write a prescription for them, help them. This is how I grew up life. एक बात की बात है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे एक पेशेंट थी, वो कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आपसे इलाज भी करवाना चाहती हूँ, पर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपका ऑफिस क्लीन कर दूं, तो क्या आप मेरे को अपना मरीज एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं क्या कोई बात नहीं. यस, शी यूज्ड टू क्लीन माय ऑफिस वंस अ वीक एंड आई यूज्ड टू प्रोवाइड हर फ्री केयर. सो माय होल आइडिया इज एग्जांपल्स ये हैं कि सब चीज पैसे से नहीं आती, सब गवर्नमेंट से नहीं आएगी. हमें अपने आप विचार करने की जरूरत है कि कैसे एक दूसरे से रल के हम अपना कारोबार, अपना गृह चलाएं. उसके लिए टेस्टिमोनियल जो है ना, एक दूसरे से लेने पर हमें विश्वास बढ़ता है कि ऐसी बात नहीं, हम अपने पैरों पर आप खड़े हो सकते हैं. पर जे हम गवर्नमेंट को डिपेंड करें ऑल द टाइम, गवर्नमेंट इज मेड ऑफ सेल्फिश पीपल. ਉਹਦੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, they are not going to give it to you. So उन पर आस रखना तो कमजोरी है. एक दूसरे से मिलकर हाथ मिलाकर आगे बढ़ना, उसमें हमारी स्ट्रेंथ है. इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. सो हमें ये सोचने की लोड़ है कि कैसे एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक को आगे बढ़ें. थैंक यू. जी कृपाल सिंह जी, बहुत शुक्रिया. आपने विचार अच्छे से हमारे नौजवान पीढ़ी को साझी की है. हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं. मैं आज के जितने भी वक्ता हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े थोड़े विचारों को साझी करें ताकि हम सभी की प्रतिक्रिया को इस प्रोग्राम में ले सकें. हमारे साथ डॉक्टर RI सोनवानी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं. मैं उनके पास जाना चाहूंगा. सोनवानी साहब, हमारी यंग जनरेशन को, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे आत्मनिर्भर बने? डॉक्टर साहब, शॉर्ट में. जी आप सबको मेरा जय सतनाम. मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा. मेरा वक्तव्य कुछ अलग तरह की होती है, और ऐसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ पहलुओं की ओर, कुछ एंगल की ओर उन्होंने अपना विचार रखे हैं. मैं 2 साल पहले, कोरोना काल के पहले, कोरोना की शुरुआत की पहले एक नारा दिया हूँ. नारा वो है, गांव की ओर लौटो, भूमि की जोत बढ़ाओ और उत्पादन बढ़ाओ. आज सब कोई यह जानते हैं कि बेरोजगारी की बहुत समस्या है. हर साल हजारों की संख्या में पढ़ लिख युवा वर्ग जो है वो तैयार होते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के लिए भटकते हैं. मैं ये चाहता हूं कि इस देश के लगभग 60% जो युवा है या युवतियां हैं, वो जो है किसान के पुत्र हैं. जो युवा है किसान पुत्र है, युवतियां है किसान पुत्री है. किसान जो कहलाते हैं भूमि पुत्र, और किसान के बेटे और बेटियां हैं किसान पुत्र और किसान पुत्री. मैं ये चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल के जो युवा और युवती हैं, वे जो है कृषि आधारित उत्पादन की ओर भी अपनी रुचि दिखाएं, अपनी जिज्ञासा दिखाएं, अपनी मेहनत दिखाएं, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर की दिशा में कुछ सफलता मिल सकती है. अन्न उत्पादन के बाद फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन और अन्य अनाज का उत्पादन करने में अपनी रुचि दिखाए, मेहनत करे. इसके अलावा ग्रामीण अंचल में, गांवों में किराना दुकान खोले, कपड़ा की दुकान खोले, ऑटो सेंटर खोले, होशियारी की दुकान खोले,
और आसपास के जो छोटे छोटे मार्केट है उन मार्केटों में पहुंचकर वे अपने वस्तुओं का जो है व्यापार करे, बिक्री करे और एक छोटे स्तर पर अपनी आमदनी कमाने की कोशिश करे। मैं ये जरूर समझता हूँ कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण शहरों में जन दबाव बढ़ा है, आबादी बढ़ी है और ग्रामीण अंचल में जो है जन दबाव है, जनता की जो है आबादी है कम हुई। लेकिन हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हम नौकरी ही हमको चाहिए, हम नौकरी मिलेगी तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। नौकरी मिलना आजकल के समय बहुत कठिन कार्य है। सरकार के पास ऐसा जो है प्लानिंग नहीं है, ऐसा आर्थिक नियोजन नहीं है, सरकार के पास ऐसा जो है दूरगामी आर्थिक योजनाएं नहीं है कि सबको रोजगार दे सके। हालांकि इस क्षेत्र में सरकार की भी, शासन की भी कमजोरी है, ऐसा कि नहीं कह सकती कमजोरी नहीं है। तो इसलिए हमें पहले सोचना है कि देश की परिस्थिति कैसी है, सरकार की नीतियां कैसी है, सरकार क्या रोजगार देने में कितना सक्षम है, कितना सफल हो रहे हैं। लेकिन यदि हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। इसके लिए ग्रामीण अंचल के लोगों के जो युवा युवती है उनको आत्मनिर्भर होने के लिए अपने स्थानीय अंचल पर, ग्रामीण अंचल पर वो छोटे बड़े वो व्यवसाय करे, धंधा शुरू करे, उत्पादन बढ़ाए। फल का उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, पुष्प उत्पादन है, इस तरह को उत्पादन बढ़ाए, अन्न का उत्पादन बढ़ाए, गन्ना का उत्पादन बढ़ाए और तमाम प्रकार के उत्पादन है। कृषि उत्पाद बहुत है, उस क्षेत्र में रुचि दिखाए, मेहनत करे तो निश्चित ही इस क्षेत्र में भी वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। छोटे छोटे व्यवसाय करें, जैसे कि आपने कहा ऑटो सेंटर खोले, दूसरी बार होशियारी की दुकान खोले, किराना दुकान खोले, कपड़े की दुकान खोले, तो ये भी जी डॉक्टर साहब आपकी बातें आ चुकी है प्रतिक्रिया में। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, थोड़ा मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे माफ करें। हमारे साथ संतोष साहू साहब बहुत देर से जुड़े हुए हैं। संतोष साहू साहब, जैसा कि आज की जो टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे देश के लिए, हमारे नौजवान पीढ़ियों के लिए, तो इस बाबत आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। नौजवान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे आत्मनिर्भर बने? संतोष साहू साहब। सभी को जय मूल्यवासी। जैसा कि मैं सुन रहा हूं भारत के बेरोजगारों को क्या करना चाहिए, इस विषय पे सभी जुड़े हुए विद्वान साथी अपनी अपनी राय और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूं कि भारत, चूंकि भारत में बहुत बड़ा बेरोजगारी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि रोजगार नहीं है। गरीबी है तो इसका ये मतलब नहीं कि भारत एकदम गरीब देश है। इस देश में अगर कुछ किया जा सकता है तो सबसे पहले संसाधनों का बंटवारा है। यही देश है कि एक आदमी के पास सैकड़ों हजारों फैक्ट्री और बड़े बड़े उद्योग धंधे, उसके एक मालिक है। ये देश है हजारों हजार एकड़ जमीन एक आदमी के पास है और दूसरे तरफ घर बनाने को मकान नहीं हो, खेती कहां से करेंगे। इस देश में जमीन का जो असमान बंटवारा है कि एक तरफ इतना जमीन है कि उसकी जोतदारी नहीं हो पा रही है। आगे की जो बात है कि ये देश में कई कई स्कूल जो निजीकरण का मामला आया है कि एक मालिक है सैकड़ों हजारों स्कूल चला रहे हैं। ये देश में जब से उदारीकरण की नीति लाई गई, इस देश में निजीकरण का जो मामला बढ़ाया गया, इस देश में ये बेरोजगारी का जो एक बड़ा फौज खड़ा हो गया है, ये सरकार के बनाए हुए नीति का परिणाम है। क्योंकि इस देश में इतना बेशुमार धन है कि भारत के लोग विश्व के 50 देश को खरीदने लायक है। तो ये कहना कि भारत गरीब है, भारत गरीब नहीं, भारत को गरीब बनाया गया है।
यही देश के धन से दुनिया को खरीदा जा सकता है। इस देश में इतना ज्यादा रोजगार के अवसर, पर वो असामान्य बंटवारा का परिणाम है कि हमारे युवा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग आज उनका क्या हालत है। 10 लाख भर्ती का बात आप देखिए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल सकता है। और भारत में नौकरी रोजी रोटी और जीविका का साधन कभी नहीं था। लोगों ने ये बना दिया कि दादाजी सर्विस में दे दो, पूरे पुत्र आ गए, पुत्रियां आ गई, बहू आ गए, नाती पोते आ गए। ये मामला नहीं था कि सरकार में नौकरी मिले और सबका रोजी रोटी चले। भारत में जो सर्विसेज है, पालन के अंदर जो भी सर्विसेज है, वो तो प्रतिनिधित्व का मामला है। अधिकतम भारत में 2-2.5 करोड़ नौकरियां हैं और बाकी भारत में 130 करोड़ लोग हैं। तो इस देश में जो बड़े उद्योग हैं और बड़े उद्योगों के चलते, अब देखिए वॉलमार्ट जैसे यहाँ पे कारोबार के लिए अनुमति मिला, हजारों छोटे और मझोले जो कारोबारी हैं उनका व्यवसाय चौपट हो रहा है। एक बड़े शहर में 3-4 बड़े बड़े शोरूम और मॉल खुल गए। बाजू में जो लोग हैं वो जो पूंजी 2-4 करोड़ रुपए लगाए उसका ब्याज नहीं निकल रहा है। तो गवर्नमेंट को सोचना था, भारत को, राज्यों को चलाने वाले लोगों को सोचना था कि हमारे संख्या के अनुपात में हमें सबसे पहले इस देश में हर हाथ में काम आए। ये देश के लोग निकम्मे नहीं है। भारत में ऐसे लोग हैं, शायद विश्व में इतने मेहनती लोग शायद होंगे, इतने मेहनती लोग भारत में निवास करते हैं। तो भारत में बहुत सारी बातें हैं जिसको बहुत जानने, सुनने और समझने की जरूरत है। मैं आज का जो बढ़ता हुआ बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण भारत का निजीकरण को मानता हूँ। सरकार तत्काल निजीकरण को बंद करेगी। बताइए, जहाज को बेच रहे, रेलवे को बेचने पर तैयार है, प्लेटफॉर्म तक बिक रहे हैं, जबकि भारत में विश्व का सबसे ज्यादा लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, क्या नहीं है देश के अंदर, उसके एक लोग मालिक बन रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? थोड़ा सा देखें किसके यहाँ से आवाज आ रही है। मेघराज जी, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं आपका जैसा सवाल था कि भारत के बेरोजगारों के ऊपर, भारत के बेरोजगार युवा बहुत कार्यशील हैं, कार्य क्षमता रखते हैं और बौद्धिकता भी बहुत तेजी से बढ़ी है। पर ये शासन सत्ता को चलाने वाले लोग जो हैं भारत में, इन लोगों का जो नियत है, इस देश का जो सामाजिक सिस्टम है, वो सिस्टम से ये सब प्रेरित और ग्रसित लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस देश में खुशहाली है। अगर चाहते तो एक तरफ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान में मुश्किल से 5-10 लोग हैं और उनके मकान के नीचे हजारों लोग फुटपाथ और झोपड़ियों में, उनको दया तक नहीं आता कि इनके घर में रोटी आज बना के नहीं, चूल्हा जला के नहीं, जबकि वो चाहे तो हजारों लोगों को भोजन खिला सकते हैं। और वो धन कोई दुनिया के देशों से नहीं लाए, कमोबेश वो सारा धन भारत के प्राकृतिक संपदाओं से निर्मित हुआ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था का जो मामला है उसको लोग समझे, जाने और सत्ता के माध्यम से जो खेल चल रहा है उस पे अपने लोग जागरूक हों और आगे अपना योगदान दे सके। ऐसा जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी, आपने ज्वलंत मुद्दों को छुआ है, बहुत धन्यवाद। मेघराज जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस बाबत, आज के जो टॉपिक है बेरोजगारों के संदर्भ में नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा। संतोष साहू जी कह रहे थे ना कि हमारे देश के पास में कमी नहीं किसी की, सही बात है कि कमी नहीं, बिल्कुल भी। भारत को बहुत सारे लोग लूट के चले गए हैं और जो लूट कर गए, ये खास बात बताने चाहता हूँ सभी को, जो भी भारत को लूट करके गया है वो बर्बाद हो गया है। जैसे पहले अंग्रेज लूट करके गए वो बर्बाद हो गए, उसके बाद में उससे पहले मुगल लूट कर गए वो बर्बाद हो गए। जो अभी लूट रहे हैं उनकी भी गारंटी साथ में कह सकते हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे, और जो लूटने की तैयारी कर रहे हैं और भी वो भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि भारत की धरती का जो पैसा है, ये आम जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका पैसा, तो उनका पैसा कभी किसी को हजम नहीं होगा। दूसरी बात, भारत में खुशहाली आ सकती है अगर भारत के लोग ही राज करेंगे। भारत में एक नीयत साफ हो, जिसकी ईमानदार और सच्चा हो, वही राज करेगा, तभी यहाँ पर खुशहाली है। अगर एक तरफ शैतान बैठे हैं, उसके बाद 1000 करोड़ है वो 2 लोग लूटने की कोशिश कर रहे हैं,
और एक आदमी गरीबी में मर रहा है, तो गरीबों को देखकर जिसके अंदर दया नहीं आई ना, और जिसको मतलब खुद खा रहा है दूसरों को नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कि करोड़ों नहीं चाहे अरबों खरबों नहीं पूरे विश्व का धन दौलत भी है उसके पास में, तभी वो भरेगा नहीं ना उसकी नीयत साफ। अगर ऐसे आदमी के पास राज होगा तो भूख मरेंगे, सब भूख मरेंगे। लेकिन यह है कि नौजवानों को संभालना बहुत जरूरी है। इसको सच्चाई और ईमानदारी पर आने वाले वक्त जो हम जो देखेंगे क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है सरकार जब तक यहाँ पर देशवासियों की, सिखों की या मोहल्लेवासियों की या मतलब सच्चे लोगों की नहीं आएगी, तब तक हालात ऐसे रहेंगे। ये हालात नौजवान सुधार सकते हैं। इसको मैं कहूँगा नौजवान इसमें कदम बढ़ाएं, राजनीति में आए। जब तक राजनीति में नहीं आएंगे नौजवान और सच्चे और ईमानदार लोग, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। बहुत सारे सोचते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, इसको हम इस माने कि क्या करेंगे आप इसमें। तो इन जो 99% लोग जो पढ़े लिखे हाईएस्ट एजुकेटेड हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना। जब पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर गधे और बेवकूफ भी तो राजनीति संभालेंगे ना फिर। तो जो मूर्ख है, जो लुटेरे हैं, चोर हैं, वो राजनीति में बैठे हैं, बाकी सच्चे ईमानदार घर में बैठे हैं और वो बोलते भी नहीं कुछ है। तो सच्चे और ईमानदार और नौजवान लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान एक रीढ़ की हड्डी है देश की और ये बचा सकते हैं। उसको हम बहुत जल्दी जोड़ रहे लोगों साथ में। तो नौजवानों का रोजगार भी कहीं मतलब सबको रोजगार भी मिलेगा और नौजवान संभाल सकेंगे इसको। तो हम इसके लिए एक काम तैयार कर रहे हैं, वो जल्दी 1 साल के अंदर अंदर इसको तब्दील कर देंगे सिस्टम को। और हाँ, एक खास बात और भी है कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं लोग, कि पहले सोने की चिड़िया थी, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं, आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन अब इसके बाद सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे इसको सोने का बाज बनाएंगे, ताकि आप कोई विदेशी परिंदा आगे अपना पर्ण फड़फड़ा सके। ऐसा काम करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया मेघराज जी अपनी प्रतिक्रिया के लिए। हमारे साथ अनिल पाल जी जुड़े हुए हैं। अनिल पाल जी हमें सुन पा रहे हैं? अपने आप को म्यूट करें। हाँ जी, जोहार जी, आपका बहुत स्वागत है। आप आज की इस डिबेट पर अपनी प्रतिक्रिया दें, हमारे नौजवान पीढ़ी को, बेरोजगारों को। आज का जो डिबेट है उस पर आप सुन रहे हैं काफी देर से, अपनी प्रतिक्रिया दें अनिल पाल जी। जी, आपने आज बहुत अच्छा विषय चुना, जो नौजवानों बेरोजगारी के विषय में चुना। ये बहुत अच्छा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो अभी तो हमें अपने नौजवानों की परवरिश ऐसा करनी चाहिए, उनको इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि वो अपने अच्छे बुरे का ज्ञान रख सकें। अब जहाँ तक भारत के संदर्भ में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस समय युवा भारत है। भारत में जो बहुसंख्यक जनसंख्या है इस समय युवाओं की है, और युवाओं को कैसे उनको, उनके बुद्धि को, उनके विवेक को बढ़ाया जाए, जिसमें वो ज्ञान उनको दिया जाए कि वो समझ सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि हमारा ही जितनी बातें अभी हमारे पूरे पैनल में इन वक्ताओं ने की, मैंने उनको गंभीरता से सुना, लेकिन हमें जब तक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक जब तक हम उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखाएंगे, अपने अच्छे बुरे का नुकसान फायदा नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारी एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि डॉक्टर अगर MBBS हो गया, इंजीनियर हो गया, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान मजबूत हो, क्योंकि वंचितों के लिए वो किस तरह काम करेगा, कि तभी उसका, जब हम उसको इस लेवल पे लाएंगे कि वो वंचितों की पीड़ा उसके मन में हो कि उनके लिए काम करना है, तो पहले तो हमें ऐसा समाज तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जहां तक बेरोजगारी की है, तो अगर हमारा ही समाज इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, कमेरा समाज है, हमारा कामगार समाज है, तो अगर हम इसमें कुछ कोऑपरेटिव मिशन ले करके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को, बच्चों को जॉब भी मिलेगा, और वो सब एक दूसरे की कनेक्टिविटी से वो अच्छा अपना विकास कर सकते हैं और अपने साथ नीचे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा, जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, उनका भटकाव कैसे रोका जाए, उनको सही जगह कैसे लाया जाए, इसलिए हमको इस पे विशेष काम करना पड़ेगा। रोजगार, आर्थिक मुद्दा बाद में है, पहले जो सामाजिक विषमता है और हम अच्छी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं हमारे बच्चे, तो उस ओर उनको शिक्षित करना होगा, उनको सही ज्ञान देना होगा। धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया अनिल पाल जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। मैं दोबारा फिर से सुखदेव सिंह लांज के पास लुधियाना की ओर जाना चाहूंगा, पंजाब। अंकल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ, मेरे को तो आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, आप हमारे नौजवान पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन दें, नौजवान पीढ़ी को, जो तो आज का टॉपिक है। वो नौजवान पीढ़ी के लिए जो इन्होंने अभी तक बोला है, सारे वक्ताओं ने बोला है, आई एग्री विद देम। अनलेस अदरवाइज हम छोटे स्केल पे काम नहीं करेंगे, अनलेस अदरवाइज अपने
एजुकेशन में नहीं आएंगे, हम पॉलिटिक्स फील्ड में नहीं आएंगे। जैसे मेघराज जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, अगर आप आपकी भागदौड़ इंजन जो है, इंजन किसी और के पास कर देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए हमें इंजन बनकर काम करना चाहिए, जो कि हमारा जो देश की भागदौड़ है अपने संभाले और इसको भागदौड़ को अपने हाथ में लेकर अपनी युवा के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी मजदूरों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ होने, इससे ज्यादा बढ़िया कोई काम नहीं है कि हमारे पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी मैसेज हमारे नौजवान पीढ़ी को दे दिया है। मैं दोबारा फिर से हमारे जो और बुद्धिजीवी जो एनालिसिस कर रहे हैं आज के इस टॉपिक को लेकर, मैं उनके पास थोड़े थोड़े विचारों को लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ काफी बुद्धिजीवी जुड़ चुके हैं। मैं दोबारा फिर से खूंटे जी के पास जाना चाहूंगा कि खूंटे जी एक गवर्नमेंट जॉब में थे और समाज के, छत्तीसगढ़ के समाज की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में किसान ज्यादा हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो किसानी खेती करते हैं वो सतनामी कम्युनिटी से लेकर के अन्य जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो खेती की ओर उनका रुझान कम है, सिर्फ नौकरियों की ओर उनका रुझान है? तो इस अनबैलेंस को कैसे देखते हैं टी.आर. खुड़े साहब? मैं फिर से अपने टॉपिक पे, आपके टॉपिक पे आता हूँ। अभी मैंने सुना, साहू जी का सुना, हमारे भाटिया जी का सुना, मेघराज जी का सुना। बहुत अच्छा, मेघराज जी ने बहुत कुछ अच्छा चीज उन्होंने जो बोला काफी मार्मिक है, समझने वाली बात है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम है समाज में, इस देश में, उसको ग्लोबलाइज्ड पैटर्न पे स्टडी करना पड़ेगा, तब कहीं हम समझ पाएंगे। अर्थव्यवस्था को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अर्थतंत्र से रिलेटेड है बेरोजगारी, अर्थतंत्र से रिलेटेड है हमारा पूरा बेरोजगारी। किसान है, किसान भी पैदा, हम देखिए जो 80 करोड़ लोग आज किसी के काम में लगे हुए हैं। 135 करोड़ में से 80 करोड़ लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं, छोटे बड़े उससे लगे हुए हैं। कृषि में तरह तरह के कृषि है, साग सब्जी से लेकर, मुख्य फसल से लेकर साग सब्जी, तरह तरह की चीजें हमें पैदा करते हैं, इसमें हम लगे हुए हैं। इसमें फार्मर्स की अलग अलग कैटेगरी है, इसमें बहुत लोगों के पास जमीन नहीं है, इसमें लगभग 40 से 50 करोड़ लोग हैं भूमिहीन किसान मजदूर हैं। आप उसको समझिए, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा। और इन्हीं के बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके आए हुए हैं, तो वो भी एक नौकरी ही को जरूरी नहीं है। नौकरी के साथ साथ अगर इनको जो छोटे छोटे उद्योग हैं, अगर जब चलेंगे, छोटे छोटे उद्योग चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये हमारे भाटिया जी जो बोल रहे थे कि जो वहां पर का जो अमेरिका के एग्जांपल दे रहे थे कि छोटे उद्योग से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्होंने छोटे उद्योग को मार दिया। आज इंडिया में सबसे जो 3.5 लाख जो नोटबंदी के समय गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोलता है। अब सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा देना बंद कर दिया। ये तो डाटा हम लोग ले रहे हैं, वो तरह तरह का जो सोर्सेज हैं उनके तरफ से, एनडीटीवी देता है, वो कभी कभी रवीश कुमार का हम सुनते रहता हूँ, उसमें काफी डिटेल देते रहता है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस, नौकरी के बेसिस पे ना देखा जाए, इन टोटलिटी पे देखना होगा। और जब तक हम टोटलिटी देखेंगे तो हमारा खुदरा मार्केट को देखना होगा, ग्रामीण बाजार को देखना होगा, प्रोडक्टिविटी को देखना, उत्पादन को देखना होगा और खपत को देखना होगा। इन सबके साथ में रिलेटेड हमारा हेलो सुन रहे हैं आपको? हाँ जी, कहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसको टोटलिटी पे हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इसका, और छोटे मोटे लेवल में नहीं, एक छोटा एक समाज के लिए, हमें थोड़े लेवल के लिए मैं बात नहीं, अगर थोड़े लेवल के लिए बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम तो खेती तो पहले भी करते हैं, हमारे लोग आज भी हम चलाया हुआ है। लेकिन हल चलाने का एक काम वो है
वो तो पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं, क्योंकि सरकार को, मैं ये बातें, हम ये सरकार की क्या बात कर रहे हैं, उनकी नीति के सवाल है। ये आर्थिक नीति जो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, सबसे वो इम्पोर्टेंट होता है, इसको देखना पड़ता है। तो जो आर्थिक नीति है ना, वो पूंजीपति ओरिएंटेड हो गया है। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन पूंजीपति ओरिएंटेड होने के कारण से जो स्मॉल सेक्टर है वो पूरा ठप होके बैठ गया। अब ठप होके बैठने से जो छोटे लेवल के स्तर के जो काम थे, जो ग्रामीण लेवल के काम थे, छोटे स्तर के काम थे, मध्यम उद्योग थे और लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो सारे लगभग चौपट हो गए। आज प्रोड्यूस तो कर रहे हैं हम, लेकिन मार्केट हमारे कंट्रोल पे नहीं। अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में सेव है 15 रुपए किलो बिका है, 15 रुपए किलो, और उसी मार्केट में आप बेच रहे हैं अभी 150, 125 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए से कम ऊपर में वो सेव बिक रहा है। मैंने इस तरह का सोचिए कि मार्केट में आपका कंट्रोल नहीं है, मार्केट में तो उनका कंट्रोल है जो दलाल है, और वही पूरा सारा सिस्टम को, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करते हैं। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जानबूझ के जनरेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये मेरा मुझे कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। अगर आप लोगों को लगता हो, मैं बिल्कुल संकोच नहीं। तो इसीलिए इस सिस्टम को समझना, टोटलिटी में समझना पड़ेगा, और जब तक आर्थिक नीति के ऊपर में बदलाव नहीं आएगा, बेरोजगारी की समस्या, हमें पान पकौड़ा उसी में ही हमें खुश रहना पड़ेगा। पकौड़ा तो गवर्नमेंट तो बोल ही रही है, एम्प्लॉयमेंट है। पकौड़ा को बेचना अगर एम्प्लॉयमेंट हो गया, तब तो हमको, तब तो फिर वो गैस के नाली से वो चाय बनाना शुरू कर दिए ना, गैस नाली गैस से चाय बनाना शुरू कर देंगे कल के डेट में। तो सलाह आता है। जी खोटे साहब बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमारे लोगों को अपनी बातें रखी है। मैं आज का हमारा कार्यक्रम का समय भी नजदीक आते जा रहा है, तो मैं सभी मेहमानों से एक मिनट में आज के इस टॉपिक को लेके जाना चाहूंगा, और चूंकि बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग हैं, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह जी, आप एक डॉक्टर हैं, तो जिस ढंग से जो समस्या का या रोग का निदान किया जाता है, और आप एक हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, तो ये एक प्रकार से जो बीमारी फैली हुई है समाज के अंदर में, इस बीमारी का इलाज क्या हो सकता है हमारे नौजवान पीढ़ी को और नौजवान साथियों को, डॉक्टर कृपाल सिंह जी अपनी प्रतिक्रिया शॉर्ट में देने की कोशिश करें। हाँ जी, थैंक यू जी। मैं थोड़े ना ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो विद्या है वो जरूरी है, पर विद्या हमेशा नौकरी के लिए नहीं है। एक एग्जांपल दूं आपको, जो बिल गेट्स था वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। यो मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक का मालिक है, वो इस हाई स्कूल में एजुकेशन नहीं कंप्लीट करी। ये आइडियाज और ऐसे बहुत और लोग हैं, जैसे डिज्नी वर्ल्ड द फाउंडर वॉल्ट डिज्नी हाई स्कूल नहीं पढ़ा सी। ये जड़ियां चीज़ां ने दे कम आउट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन कम्स आउट ऑफ डूइंग समथिंग। बजाय एक नौकरी लभी जाओ, हाथे हाथ धर के मली जाओ, उहदे तो नहीं इनोवेशन पैदा होंदी। इनोवेशन पैदा होंदी है छोटे छोटे कामकार शुरू करके। ये हुण रोटी है, रोटी रोज तुसी खा लो, जिन्हें चपाती कहने हैं, उहदे परौंठे बना के भी खा सकते हैं, तुसी उहदे भटूरे बना के भी खा सकते हैं। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਨ ਫਲੇਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। एंड दैट मार्केट वी हैव टू डेवलप एक दूसरे से कोऑपरेशन करने के साथ। वाही खालसा वाही फतेह। जी बहुत थैंक्स डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत ही विस्तार पूर्वक बातें आपने कह दी है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दूसरा डॉक्टर फिर हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर R.I. सोनवानी साहब, उनके पास 1 मिनट के लिए लौटना चाहूंगा। डॉक्टर साहब हमें सुन पा रहे हैं आप ठीक से? हेलो, हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। जिस ढंग से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं कोई भी बीमारी का,
तो उसी संदर्भ जी में जैसे डॉक्टर साहब ने जो बहुत अच्छा उपाय बताया है, इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे 1 मिनट के अंदर। जी। ऐसे तो मैं अपनी बात पूर्व में रख चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहूँ, वर्तमान जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ग्रामीण अंचल के जो रिसोर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और ग्रामीण अंचल का जो बाजार है, इस बाजार को भी विकसित करना पड़ेगा। मैंने काफी कुछ पहले बता दिया हूँ। मैं जी जानता हूँ कि मैं अभी मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, इसलिए मैं खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे सभी एंगल की बात मालूम है, परंतु मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अभी आत्मनिर्भर होने के लिए, हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए अपने स्तर के संसाधनों को बढ़ाकर उनका उपयोग करना सीखें, उनका यूज करना सीखें, ताकि वे धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, आर्थिक स्थिति को सुधारे और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। कारण तो बहुत से है बेरोजगारी का, जी जी तो इसका जी, निदान के बहुत लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका। मैं लास्ट कमेंट के लिए जयंती खुटी के पास फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि वो यंग है और यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहती हैं, चूंकि वो खुद भी एक नौकरी नौकरी उनके पास नहीं है, लेकिन कई लोगों को उन्होंने स्वरोजगार दिया है। तो जयंती खुटी जी, लास्ट कमेंट हमारे नौजवान साथियों को जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉज थैंक यू साहब ने जय। आता किया हुआ है, उनको टाइम दे। जी खोटे जी। हाँ जी सर। सबसे पहले तो सर मैं ये मतलब आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो नौकरियां हैं अभी प्रेजेंट में हमारे देश में जितनी भी नौकरियां हैं, क्या हम उनकी गहराई पे जाके देख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे मैं वीडियोस वायरल होते हुए देखती हूँ और बहुत सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, जो टीचर्स हैं अच्छे, मतलब कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर है, छोटे मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, तो उनकी जो वीडियोस आती है कि मतलब टीचर को ही अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और बच्चों का क्या फ्यूचर बनाएंगे? तो ये जो है मतलब हमारा जो अपॉइंटमेंट करने का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्टेड है। वहां पे पैसे दे के लोग किसी की भी मतलब ज्वाइनिंग करा देते हैं पैसे लेके। तो ये बहुत बड़ा एक माइनस फैक्टर है, जिसकी वजह से मतलब वो देखिए, जो ऑलरेडी मतलब टीचर हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे ऐसे लोग नौकरियों पे बैठे हैं जो डिजर्व नहीं करते। तो एक तो उनका सफाया बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग है सर कि जैसे कि देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सभी काम को अगर आप सही ढंग से करें, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो। एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर में करियर बनाने के लिए। तो सर एग्रीकल्चर का, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेतियां होती हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से होती हैं। तो उसमें जैसे मैं एक मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे मैं देखती हूँ कि मेरी फैमिली में सपोज 50 एकड़ जमीन पे अगर हम धान की खेती करते हैं, तो उससे हमको अगर जो मतलब हमारा जो प्रोडक्शन होता है, तो जितना हमारा प्रोडक्शन होता है उससे 80% हमको पहले उसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, चाहे वो लेबर पे हो, खाद पे हो, बीज पे हो, और उसके जो मतलब क्या बोलते हैं, कीटनाशक वगैरह की लागत। छिड़काई, वो सबको मतलब ओवरऑल, हाँ, लागत जो होती है ओवरऑल 80% हो जाती है। सपोज 20% का अगर प्रॉफिट आता है, तो अगर कोई किसान अगर 50 एकड़ का मालिक है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी फैमिली 20-25 लोगों का होगा, मतलब मेंबरशिप उसमें होगा। तो क्या उस छोटे से अमाउंट में 20-25 लोगों को सरवाइव कर सकता है? अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को क्या अच्छा एजुकेशन दे सकता है? तो सर एग्रीकल्चर को भी हमको थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ के
मतलब थोड़ा आधुनिक तरीके से करने की जरूरत है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो उसकी भी जी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, दी जा सकती है। उसमें मतलब युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है कि हम उस फील्ड में बच्चों को अच्छे से ट्रेन करके आगे बढ़ाएं और अच्छे तरीके से मतलब उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए उनको ट्रेन किया जाए। तो ये मेरा ओवरव्यू है सर। और ये जो मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा है उसमें प्लीज आप लोग एक बार जरूर विचार कीजिए। और जी क्या ऐसे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए जो एक्चुअल में डिजर्व नहीं करते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे इशू को छुआ है। बहरहाल हम दोबारा फिर भाटिया जी के पास हम लौटना चाहेंगे। भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम को लास्ट मैसेज के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दें नौजवान पीढ़ी को, यंग जनरेशन को। हाँ, इसमें 1 मिनट। जी हाँ, कुछ हाँ कहना बोले। हाँ, पहले तो मैं बेटिया जयंती का जवाब दे दूं। जगदीश ये जी, जो मैं भी आप कह रहे हैं ना कि थोड़ी देर के लिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों को जो इसके अधिकारी नहीं है, टीचरों को खुद ही पता नहीं, खुद अच्छी उनकी पढ़ाई नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे वो। ये सब भ्रष्टाचार का एक बड़ा बड़ा भारत के अंदर प्रभाव है। करप्शन हर फील्ड में, हर जगह, हर सरकारी नौकरी में, हर जगह करप्शन है। तो एक सवाल है डिमांड और सप्लाई। जब चीज की जरूरत ज्यादा होती है और जरूरत कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो तब ये भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। अब नौकरियां इतनी कम है, मेरे ख्याल में 10 नौकरियों के लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हो, तो उस वक्त में भ्रष्टाचार की समस्या बढ़। जिसके पास पावर है वो कहता है मैं कुछ पैसे लेके किसी को जॉब दे। तो स्कूलों में जैसे अब देखिए समय बहुत थोड़ा है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो उनको नहीं जो नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब इतने ये भ्रष्टाचार है, बिल्कुल यू आर राइट, इट्स टोटल करप्शन, इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट हैपन, आई एग्री विद। देखिए स्कूल हमारे पास जितने हैं उसमें दिन में कितने घंटे स्कूल खुलते हैं? 4-6 घंटे, 8 घंटे? 6 से 8 जी 6 से 8 राइट। हाँ, तो 6 से 8 घंटे। 6 से 8, तो बाकी के 24 घंटों में तो 10-12 घंटे नहीं हो सकते। यहाँ पर कई ऐसी जगह है यहाँ रात की लेट इवनिंग तक की क्लासेस चलती रहती। उन्हीं स्कूल्स को आप ज्यादा घंटे एक्सटेंड करके और टीचरों को एम्प्लॉय करें और स्टूडेंट्स उस पर जा सके, 2 शिफ्टें लगा लें, तो वही बिल्डिंग डबल यूज हो सकती है। देखिए कितनी कितनी नई नौकरियां निकल सकती, कितने नए और बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। तो ये इनोवेशन है, सोचने की बात है, समझे नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा है कि इनोवेटिव माइंड होना चाहिए कि कैसे हम अपनी चीजों को ज्यादा तरह यूटिलाइज कर सकें। अभी साहू साहब ने कहा, खुंटे साहब ने कहा, सब बिल्कुल ठीक है। नीतियां जो हैं भारत की, मैं उसके ऊपर टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि कहेंगे कि भी हम बाहर बैठ के भारत की निंदा करते हैं, ऐसा हम नहीं चाहते। लेकिन ये उनका कहना सच है, जो पूंजीकरण हो रहा है कृषि की तरफ जो हो रहा है, अब वो कृषि को भी पूंजीकरण कर रहे हैं। उसका भी जो लॉज बने हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रही है, उसके मैंने पहले भी कहा है कि कई और हजारों किसान, लाखों किसान बेकार हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो आप जानते हैं कि पिछले कई सालों में 1.5 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। आप तो कहते हैं 20% का प्रॉफिट, उनको नेगेटिव मिलता है, 1% भी प्रॉफिट नहीं मिलता। जितनी लागत से उनकी जो प्रोडक्शन है उतने पैसे नहीं मिलते, इसलिए तो वो बेचारे कह रहे हैं हमें कम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए। नौकरी की तरफ भागते हैं ना सर, इसलिए वो नौकरी की तरफ भागते हैं, क्योंकि क्या करेंगे फौज, क्या करेंगे? प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो जो नीतियां हैं सरकार की, वो आप जी ने कहा है, खुंटे साहब ने, साहू जी ने, उसको तो चेंज करना पड़ेगा, वो तो आपके हाथ में है और वो तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं यही, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक नहीं हो सकता लेकिन अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, जैसे कृषि के अंदर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। कृषि के अंदर जो आपका मेन जो प्रोडक्ट है, धान है, गेहूं है, जो भी है,
लेकिन उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कृषि से निकलते हुए, उनको कितना यूज कर सकते हैं आप, कितनी इंडस्ट्री बन सकते हैं। जैसे खाद है, आप प्राकृतिक ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जो वहां से कृषि से फालतू सामान निकलता है, जो वेस्ट हमें कहते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट से इतनी इंडस्ट्री चल सकती है कि कुछ सोचते नहीं है। धान से जो निकलती है वो किसी को आग में जला देते हैं। कितना पागलपन है ये, इतना बड़ा रिसोर्स है और लोग उसे जला देते हैं। और एक तो प्रदूषण होता है, दूसरा वो नुकसान होता है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। लघु उद्योग चाहिए, नीतियों को चेंज करना चाहिए। जी सर, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है ना, मतलब उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। जी हाँ, आई एग्री विद यू, लेकिन वो तो कौन करेगा, नॉलेज कौन देगा? अब नॉलेज देने के लिए तो फिर यही कह रहा हूँ, ये सारा सिस्टम ही खराब है ना। कुंट्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, साहू साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब वो बड़ी नीतियों को तो अब हम इस प्लेटफॉर्म पे चेंज नहीं कर सकते हैं। हम तो जो सजा देते हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। अभी हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं उस पे बात करना चाहिए हमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपने स्तर पे बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे धान का जो निकला हुआ है, उसको पंजाब में अब उन लोगों को समझ आ गई है, उसको बारीक काट के मशीन आती है, उसको मल्च बनाते हैं। हमारे इस कंट्री में हर जगह मल्च मिलती है। मल्च क्या होती है? जो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो धान के ऐसे हैं छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको आप मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं, तो उससे पानी की कम जरूरत पड़ती है धान के लिए, और वो खराब नहीं होती। तो उसको मल्च इतनी जरूरी है, वो जमीन को उपजाऊ बनाती है। लेकिन हम उसको इतना वेस्ट करते हैं कि हिसाब नहीं। और उसके और भी कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपको। और भी कई चीजें हैं, जैसे आप खाद्य जो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर। आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जमीन का सत्यानाश कर रहे हैं हम, हमारी जमीन का केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके। लेकिन आप जो नेचुरल फर्टिलाइजर क्रिएट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कृषि के जो बचा हुआ सामान है उसमें से आप नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सो एक छोटे से आइडियाज हैं बहुत। तो यही बस कहूंगा, टाइम नहीं है ज्यादा। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मैं हमारे साथ सीनियर सिटीजन सुखदेव सिंह लॉन्च साहब बहुत देर से कुछ इशारा कर रहे हैं। अंकल जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति निडी हैं, उनको हमने फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहिए, मस्त देना चाहिए। जैसे मैं हूं, मैं इसको अपना ईगो प्रॉब्लम नहीं है। एक विधवा जनानी है, उसके 3 बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ। एक व्यक्ति हमारा था, उसका काम नहीं चलता था, उसको मैंने थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प की, वो आज 30,000 रुपया पर मंथ को पा सकता है। सो मेरा मतलब जो थोड़े बहुत भी आइडियाज है ना, थोड़े बहुत भी हेल्प कर सकते हैं, वो गरीब तबकों को आप खुद फाइनेंशियली हेल्प करें, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंड करें कि ये गवर्नमेंट करी। हम जो इधर ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं ना, वो सबसे बढ़िया है। जो आपका तेल फूल है ना, जो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं उनको दीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं स्मॉल स्केल पर चलो, उसके पास तो रात के रोटी के खाने लिए खाना नहीं है, तो वो कहाँ से स्मॉल स्केल चालू करेगा? अगर वो एक छोटा सा कारपेंटर भी है, अगर उसके पास वो आरी नहीं है, तेसा नहीं है, रंबा नहीं है, तो कैसे काम करेगा? तो हमें जो बहुत गरीब तबका है, सिर्फ उनको सजेशन देने के साथ साथ उसको फाइनेंशियल भी हेल्प। इसका इलाज है कोऑपरेटिव सेक्टर। जी, मुझे इजाजत है। एक सेकंड। जो लाइ साहब कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ से आवाज? तो इसको कहते हैं माइक्रो लैंडिंग। आप जी वो कोऑपरेटिव कह रहे हैं, वो भी कहते हैं माइक्रो लैंडिंग। कोई समाज में से एक आदमी जिसके पास कुछ पैसा है, किसी को दे थोड़े से पैसे, चाहे वो सब्जी खरीद के शाम तक बेच के अपने कुछ बना ले। एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा होता है। मैं बांग्लादेश में शुरू हुआ था और वो अमेरिका से आदमी गया था, उसने ये शुरू किया था। ये बहुत बड़ा ग्लोबल प्लान है, इसको माइक्रो लैंडिंग कहते हैं। तो लाज साहब को जो ख्याल है वो चल सकता है। इसका इलाज है, एक और इलाज है, मैं सजेस्ट करूं जी, कोऑपरेटिव सेक्टर है। छोटे छोटे हमें कोऑपरेटिव सेक्टर बनाकर, बिल्कुल कोऑपरेटिव सेक्टर तो हो सकता है। हाँ, बहुत एक जो सर्विस सेक्टर का सर्विस कोऑपरेटिव बनाकर
सर्विस कोऑपरेटिव में जो एक मदद कर सकते हैं एक दूसरे का, जो इसमें फाइनेंशियली हेल्प हो सकता है और उसमें हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो सकता है। जैसे ICH इंडियन कॉफी हाउस है, इंडियन कॉफी हाउस को हमें सीखना होगा। अमूल डेयरी है, इससे सीखिए, इसके बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है। और इंडियन कॉफी हाउस तो कमाल का चीज है, वो उसके मेंबर बनते हैं और मेंबर बन के वो खुद नौकरी करते हैं, मेंबर भी हैं और नौकरी भी करते हैं, और नौकरी करके उसमें से अर्न करते हैं और अपने पूरा और वो आगे बढ़ते जाते हैं, उसी में शेयर करते डेवलप करते हैं। तो इस तरह का हमें वो इकोनॉमी हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, अगर उसको मजबूत किया जाए। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर को भी उसकी भी एक समस्याएं हैं, उसको डिटेल में चर्चा किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो करना जरूरी है, किसी न किसी तरह से रास्ता ढूंढना चाहिए, मेरा ऐसा सोच। जी बहुत शुक्रिया खुडे साहब। हमारे साथ अनिल पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल पाल जी बोले। हाँ जी जगदीश जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया दोबारा। मैं बहन जयंती को ये कहना चाहूंगा, वो वीडियो किस सेंस में आया, कहाँ से आया, ये भी सोचना होगा। और बहुतायत में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एक दो इतनी बड़ी जनसंख्या में हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने टीचर्स की बात की, कभी कभी लोग पैरा टीचर्स भी रखे गए हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से, तो उनकी एजुकेशन का लेवल भी कम है कि भाई चलो गांव लेवल पे स्कूल नहीं खुल रहा तो वहीं के पास के लोगों को रोजगार देके पैरा टीचर रख करके स्कूल खोला गया, लेकिन एजुकेशन उनकी फुलफिल नहीं होती थी। हो सकता है उनका, लेकिन वो कहे सब टीचर ही जाते हैं, तो हो सकता है उनका कोई वीडियो आया हो। ऐसा नहीं, हमारे टीचर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और अभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर के लोग ही सेवा में लगे थे, बाकी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी बहुत ज्यादा लगा नहीं था। खैर ये एक बात, दूसरा विषय हो गया। और जो अभी मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ, आपकी बेरोजगारी का, तो एक तो इसका ये है हेलो अंकल जी, थोड़ा सा साइलेंट रहें प्लीज। सुखदेव अंकल आप थोड़ा साइलेंट रहें। कुछ कह रहे हैं क्या? मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, वो घर में बात कर रहे होंगे। अब हाँ जी, तो दूसरा एक ये देखिए, एक कोऑपरेटिव मिशन एक हम इसको अपना करके इसको इसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। गृह उद्योग से कुटीर उद्योग से बढ़ सकते हैं, खेती किसानी से हम बढ़ सकते हैं। और एक सबसे बड़ी जो चीज है, आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, सब्जी मंगाना हुआ, दूध मंगाना हुआ, कपड़े मंगाना हुआ। सर ये आवाज थोड़ा रोकेंगे प्लीज। हेलो अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, सुखदेव अंकल जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो लाइव प्रोग्राम है, थोड़ा साइलेंट रहें। थोड़ी देर में बात करेंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद में। सुखदेव अंकल जी। हाँ जी, तो अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, हमारे सारे PSU कम करे जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां बिल्कुल खात्मे के कगार पे हैं। तो ये जो वंचित समाज की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये बड़े बड़े इनका उद्योग धंधों में ये है नहीं, कहीं बड़ी बड़ी किसानी इनके पास है नहीं, और आजकल ये आउटलेट बड़े बड़े आ गए हैं। तो हम लोगों को अपनी एक आदत में डालना चाहिए कि हमको पटरी दुकानदार से ही सामान खरीदना है, ना कि ऑनलाइन। सब्जी भी हम अगर मंगाना चाहते हैं तो सब्जी भी ऑनलाइन मंगाते हैं। तो वो हमको अपनी आदत में भी शुमार करना पड़ेगा, तभी नीचे रोजगार डेवलप होगा। कि अगर हमको सब्जी लेना है तो नीचे जाएं, पटरी वाले से ले लें, दुकान पे जाएं, कपड़ा ले लें, लेकिन सब ऑनलाइन की शॉपिंग की वजह से ये रोजगार और खत्म हो रहा है। तो अगर भारत जैसे परिवेश में अगर ये छोटी छोटी मार्केटें, आपने देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट में या हर ग्राम सभा पे या एक ब्लॉक में, तो साप्ताहिक बाजारें लगती हैं। अब इन साप्ताहिक बाजारों का भी चलन इसलिए कम हो रहा है कि लोग गाँवों में भी जो है फ्लिपकार्ट और ये इनके सबके कपड़े मंगाने लग गए या सब्जियां मंगाने लग गए। तो इससे भी लोगों को एजुकेट करना होगा कि इन बड़ी कंपनियों से ही बचना होगा, जिसमें ये हमारी ये भी चेन बची रहे, क्योंकि ये चेन भी खात्मे के कगार पे है। हाँ जी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। सुखदेव अंकल जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो या तो अपने आप को लीव कर लें, अब म्यूट हो जाए। सुखदेव अंकल जी, यार उनको समझ नहीं है, कंट्रोल आप कर दीजिए। मेघराज सिंह के साथ में ये कंट्रोल होना चाहिए कि जिसको चाहे वो म्यूट कर दे जी। तो चलो ठीक है, बहरहाल। और दूसरा हमें सबसे, सर ये आवाज रुकवा दीजिए प्लीज जरा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेघराज जी भी हमारे साथ नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ खूंटे जी, संतोष साहू जी, जयंती खूंटे जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी, जसबीर भाटिया साहब का, अनिल पाल जी का और संतोष साहू जी का।
मेरे ख्याल से आवाज उनकी रुक गई है, तो बहरहाल मैं संतोष साहू जी लास्ट कमेंट अपनी दें। जी, जो भी बातें हैं उन सभी बातों से मैं सहमत हूं। ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं जी। जी ओके, जोहार। उन्होंने ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं। बहुत सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।